अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह मेरा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा देखते रहें, जिसमें मैं हर सैटरडे संडे आपके सामने होती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि बहुत अच्छा, मज़ेदार, ज़बरदस्त शो और ऐसा शो जिससे पॉजिटिव मैसेज जाए, कुछ अवेयरनेस आपको मिले। तो इसी तरह सैटरडे संडे मैं आपके साथ रहूँगी और इसी तरह शो करती रहूँगी। अच्छा जी, एक चीज़ सबसे पहले कि कराची में बारिशों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और आपको पता है कि कराची में बारिश भी हो रही है। अब आप अगर देखें कि एक दिन पहले यानी कि परसों बारिश बहुत शदीद किस्म की हुई रात को। तो जब भी बारिश होती है वैसे तो कहते हैं रहमत अल्लाह की बड़ी खुशी होती है हमें, पर उसके साथ साथ एक चीज़ मैं अपने देखने वालों को आज ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ जब बारिश हो तो कोई काम नहीं है तो आप बाहर ना निकले। वैसे कराची वाले लोग बहुत ज़िंदा दिल लोग हैं, जैसे ही बारिश होती है तो वो कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं, फैमिली के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं और इन्जॉय करें। हक है हमारा इंजॉय करने का, पर बात यह है कि आपको ये भी पता है कि हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं बारिश में। अक्सर अगर लाइट, वैसे तो ये होता है कि लाइट चली जाती है, कुछ जगहों पे लाइट नहीं जाती जब, तो करंट जो है वो तार गिरती है और वो करंट पानी में आता है और इससे अल्लाह ना करे बहुत सारे हादसे पहले भी हुए हैं और अब भी आप देख सकते हैं कि हुए हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि बाहर ना जाएं, अपने ही छत पे खड़े होकर बारिश को एंजॉय कर लें, ताकि आपकी जो कहते हैं ना जान जो है ज़िंदगी, वो उसकी बहुत अहमियत है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। तो इसलिए कोशिश करें कि बारिश में बाहर ना जाएं, घर में ही रहें, घर में ही इंजॉय करें, पकौड़े बनवा लें, औरतों को कहें आज आपकी ड्यूटी लग चुकी है, अब हमने बाहर से कोई पकौड़े नहीं लाने, इसलिए कि आज जो है वो बारिश हो गई है तो आज हमने बाहर नहीं जाना और आप ही सब कुछ करें। और औरतों को भी, जो मुझे औरतें देख रही हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगी कि अपने मर्द हजरात से बिल्कुल ये फरमाइश ना करें कि हमें बारिश है और बाहर लेके जाएं, या तो बारिश है भाई हम बारिश इंजॉय करें, हम तो नहीं पकौड़े बना रहे, हम तो आपके लिए कुछ नहीं बना रहे, बिल्कुल नहीं। मैं औरतों को कहना चाहूँगी कि आपने खुद बड़ा ख्याल रखना है कि अपने जो मर्द हजरात हैं उनको बाहर बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये थोड़े से ख़तरनाक भी हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ निज़ाम बेहतर ना हो वहाँ मुश्किलात हो जाती हैं। तो फिर हर इंसान को खुद हक है कि वो किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकता है। ठीक है जी, तो इसी तरह कराची में अब बारिश के सिलसिला जारी रहेगा और हम भी अपने घर पे बैठ के एंजॉय करेंगे। अगर जिस दिन शो पे आए और बारिश हुई तो फिर बाहर जाते जाते एंजॉय कर लेंगे। ठीक है जी, और साथ साथ आपको जैसे कि पता है आप हमारा शो देखते हैं तो उस पर लाइव आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि कौन है मेरे साथ। आपको जैसे कि पता है कि सैटरडे मेरे साथ डॉक्टर होते हैं और हम उनसे मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है, डॉक्टर साहब की भी कोशिश होती है कि इस तरह के टॉपिक रखे जाएँ जो टॉपिक सेंसिटिव है और जो इशूज़ ज़्यादा है। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो, तो बच्चों के हवाले से हम काफ़ी सारी बात करते हैं। तो पिछले शो पे हमारा एक, मैंने लास्ट में एक सवाल छेड़ दिया था और उस पर हम प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि क्यों ना हम अगला पूरा शो या उसमें कुछ 20-15 मिनट का टाइम रखें ताकि मैं अच्छी तरह सबको समझा सकूँ, सारी बात कर सकूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि हम किस पे बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलवाऊंगी। हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? माशाल्लाह, बहुत बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने पिछली बार एक सवाल छेड़ दिया था, बड़ा आपने कहा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, इस पे तो पूरी बिल्कुल एक मतलब पूरा अच्छे तरीके से बात होगी। एक बिल्कुल सवाल पे मैं एक जवाब दे के इसको बिल्कुल बंद नहीं करने वाला, तो यानी सही अगला शो हम इस पे करेंगे। तो सही थोड़ा सा टाइम तो इसको अभी हमने देना देंगे, है। जो बिल्कुल चीज़ें मैंने भी बड़ा देखी, मैं अक्सर हॉस्पिटल में कहीं भी फैमिली में किसी में भी बच्चा होता तो मैं जाती हूँ और लोगों से भी सुनती हूँ। अगर आसान अल्फाज में मैं अपने देखने वालों को, सिंपल औरतों को अगर समझाना सही चाहूँ आसान अल्फाज में, कि अक्सर जिन बच्चों की अक्सर अब पैदाइश इस तरह हो रही है सही कि किसी का हाथ मुड़ा हुआ है, पाँव मुड़ा हुआ है, सही वो क्यों होता है, उसकी क्या वजह है, सही कौन सी ऐसी हम लोगों से डाइट में या किस चीज़ में कमी रह जाती है जो सही बच्चे के ऊपर ये सारी चीज़ें आती है। तो आज सही हम है, इस पर बात बिल्कुल करेंगे। सही बात है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर हम सिर्फ ये देखते हैं कि बाद बच्चों के, आपने देखा होगा कि पैर मुड़े हुए होते हैं, जी। पैर मेरे बुढ़चे होंगे, ऐसे होंगे, ये होंगे, मुड़े हुए होंगे इस तरह हाँ। से। तो ये ऐसी चीज़ होती है कि जब बच्चे डिलीवर होते हैं तो पेरेंट लाजिम रहते बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ। लेकिन इसको हम जो ये जो नाम देते हैं, टेक्निकल टर्म जो है मेडिकल में, उसको क्लब फूट कहते हैं। फूड। यानी ये वो क्लब की तरह एक फूल जाता है पैर और टेढ़ा हो जाता है, फ्लैग डॉट से फ्लैक्स हो जाता है पैर। तो जब ये ऐसा जब चीज़ें नॉर्मल होती हैं
तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। आप ये सुन के बड़ी अमेजिंग समझेंगे इस बात को कि स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग जो मदद करती हैं, हम शुरू से मना करते हैं इसे स्मोकिंग की गलत चीज़ है ना, लेकिन स्मोकिंग जो मदद करती है उनमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स के कलर फूड के होते हैं। या ओहो, जहाँ मतलब हार्ट की दूसरी बीमारी अपनी जगह है, लेकिन ये कलर फूड जो है इसकी सबसे मेजर वजह जो है स्मोकिंग है। और ये बड़ी अहम या बात डॉक्टर साहब ने या बताई है। और अच्छा, सिर्फ शहर की तरफ नहीं स्मोकिंग, या अगर आप देखें गांव में भी है, गांव विलेजेस में भी देहात की होता है। तरफ वो बिल्कुल हुक्का पीने का बड़ा एक बिल्कुल रिवाज है, और बिल्कुल वहाँ पे ये ज्यादा इस तरह के बच्चों की बिल्कुल पैदाइश हो रही है, तो मेन वजह ये भी है। वेद की बहुत बड़ी वजह है ये इसकी। तो ये आज ही जब भी जो लोग सुन रहे हैं इस मैसेज को देख रहे हैं, बच्चों की खातिर इस बात को अवॉइड करें। दूसरी चीज जो कलर एटलीस्ट फूड की प्रेगनेंसी में तो प्रेगनेंसी में स्मोकिंग तो ना करें। एटलीस्ट आपको ना करना चाहिए, लेकिन जो लोग प्रेगनेंसी में नहीं पी रहे लेकिन वैसे पीते हैं, तो देखिए सर्कुलेशन तो ब्लड में होती है चीज़ ना, होती है, तो उसको तो अवॉइड करना ही होगा आपको ना। अच्छा, अब जो दूसरी वजह जो कलर फूड की आती है वो होती है बच्चों में जो माँ के पेट में जो पानी होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड हम लोग कहते हैं उसे, वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अच्छा। जब वो कम हो जाएगी तो बच्चे की मूवमेंट कम हो जाएंगी, अंदर वो हरकत नहीं कर सकता सही तरह, तो वो स्टफ हो जाता है। वो किसी एक जगह पे बातों का पैर मुड़ गया पूरी तरह, तो वो मुड़ ही रहा काफ़ी देर, तो उसकी वजह से फिर वो इख्तियार कर लेता है इसी तरह से। अच्छा। एक हो जाता है। तो कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है, यानी ख़ानदानी कुछ जर्म्स होते हैं उसमें जेनेटिक में, तो जेनेटिक के तली होता है, यानी फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड होता है उनका, तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये फैक्टर बनते हैं। ये जो हमारे यहाँ जो रेशो है इसका, वो 1000 में एक है। अगर 1000 बेबीज होंगे तो उसमें एक कलर फूड का बच्चा होगा। ये हमारा का ये हमारे माशरे का अच्छा पाकिस्तान डॉक्टर साहब, का मैंने यहाँ मैं रेशो है एक ये। चीज़ ज़रूर आपको या मैं यहाँ एक बात करूँगी कि आज से कोई 4-5 साल पहले मैं एक हॉस्पिटल में गई थी। उस हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर मैं अपनी फैमिली में कोई बच्चा था, उसे देखने के लिए जब गई तो मैंने 3-4 बच्चे इस तरह के देखे, तो मैं बताएं। बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा हो बताएं। सकता है कि माँ की डाइट अच्छी नहीं होगी, इस वजह से हुआ होगा, पर मुझे समझ उस मैंने टाइम नहीं बताया आई ना थी कि स्मोकिंग है वो। हाँ, स्मोकिंग। तो हाँ। जो माएँ स्मोकिंग करती हैं वो कोशिश करें कि कितना अजीब बात है बताइए। हाँ, है कि कि बच्चे को माजूरी या इस तरह की तकलीफ से हाँ। गुजरना पड़ता अच्छा, है। अब ये कि जैसे अब आपने कहा कि माजूरी बच्चों में जैसे होती है, तो ये जो माजूरी है एक्चुअली ये फूड जो था आपका, जो पैर था बच्चे का, ये डिफॉर्म हो जाता है, यानी ये उनकी हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। इसकी वजह कुछ मसल है, टेंडेंस मसल है, वो उनमें जो मसल है उनमें पावर उनकी जो ऐसा जो खिंचाव ज़्यादा हो जाएगा, काफ मसल जो हमारे हैं वो छोटे हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो पैर मुड़ना शुरू हो जाता है, डॉर्सिफ्लेक्स हो जाता है, इनवर्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है उस वक्त होती हैं कि जब एक तो डाइट का मैंने बताया आपको कि इसमें डाइट का भी फैक्टर आते हैं बहुत से, कि जो इनसफिशेंट जिनकी बैलेंस डाइट होती है वो होगी, जेनेटिक्स हो जाते हैं, स्मोकिंग आ जाती है, इम्यूनिटी फ्लूइड का मसला है वो कम हो जाता है, तो उसमें ये चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं। लेकिन ये जो डिफॉर्मिटी होती है ये टेम्परेरी होती है। अच्छा। ये एक ख़ास बात है इसकी। यानी आप शुरू में जैसे बेबी होता है उसी वक्त आप अपने डॉक्टरों को दिखाते हैं, तो वो जो डॉक्टर है इसके स्पेशल शूज़ आते हैं, जूते, वो बनवा देते हैं, वो पहनाते हैं बच्चों को, वो 4 से 6 हफ्ते पहनता है बच्चा, बच्चा नॉर्मल हो जाता है, हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आगे चलते हैं, यानी 4-6 हफ्ते में देखा कि वो नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा बड़े, तो उनके सर्जरी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी मैं होती एक है। चीज़ जी हाँ। यहाँ और जी ऐड हाँ। करना चाहूँगी। कुछ बच्चों के पैर होते हैं और कुछ बच्चों के ऊपर घुटने से बिल्कुल यूं शेप बनी हुई होती है, बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए सर्जरी की उनको तरफ फिर सर्जरी जाते होगी, हैं क्योंकि उनकी वो ज़्यादा सर्जरी होता है। जाएगी। हाँ, तो होगा पैर के ही होंगे हाँ, होगा। छोटा, तो वो सर्जरी होती है, लेकिन ये सर्जरी भी कोई इतनी पेनफुल नहीं होती। अच्छा। वो एनेस्थेसिया दे देते हैं, वो इजीली फिर उसको ऑपरेट करके वो ले जाता है बच्चा, और ये फिर बच्चा जो है परमानेंट बेहतर हो जाता है, बेहतर हो जाता बेहतर होता है। और ना सिर्फ ये कि बेहतर होता है, बल्कि ये बाद में एथलीट भी बन सकता है। अच्छा। अगर वो एथलीट बनना चाह रहा है और कोई रनिंग करना चाह रहा है, स्पोर्ट्स में आना चाहता है, तो आ सकता है, आ सकता है। इसमें कोई ऐसा फाल नहीं होता। लेकिन अगर आप ये दो काम नहीं करेंगे तो फिर ये परमानेंट डिफॉर्मिटी बन जाएगी। अच्छा। ये परमानेंट सारी ज़िंदगी ये डिफेक्ट रहेगा, वो नहीं सही होगा, दवाइयों से नहीं सही होगा। ये या तो सर्जरी या शूज़, दो चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का इमीडिएट ट्रीटमेंट लें, बजाय इसके कि हम गम लेके बैठ जाएं कि क्या होगा, ये कुदरत का यही काम था और कुदरत की यही सज़ा थी।
ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छे सर्जन मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पीडियाट्रिशियन आपको बताएगा, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो इसका शूज़ तैयार करते हैं, वो उनको बना के देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो कॉम्पनसेशन भी होगी, रेशो बेहतर हो जाएगा। सबसे बड़ा बेहतर तो ये है ना कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, हाँ। है ना। जब आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो रेशो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, हाँ। है ना। अच्छा, जैसी कोई डिफॉर्मिटी या कोई प्रॉब्लमिटी डेवलप हो रही है माँ के पास, वो फ़ौरन जाके ट्रीटमेंट ले, वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ। समझना। अगर जो बच्चे जेनेटिकली हम समझ रहे हैं कि ये डेवलप हो सकते हैं, आप उनको स्टार्टिंग से उनका एंटीनेटल करें तो वो बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। हम इनको मतलब ओवरकम कर सकते हैं इस बीमारी को। तो हमें यही चाहिए कि हम इस पर तवज्जो दें, और बजाय इसके कि हम इसको रोना बैठे हैं, इसका इलाज है इलाज ना? है। और इसका इलाज कराएं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतर है इन सब के लिए। हाँ। इसी तरह की जो इसके साथ एक जो जेनेटिकली उसमें प्लस हो जाते हैं, कुछ चीज़ें इन एडिशन हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्यूमर सा डेवलप हो जाता है कमर के ऊपर, ठीक है। उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, तो वो भी कभी इसके साथ एक को एसोसिएट कर जाता है, तो वो भी चीज़ें मिल जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑटिज़म, एयर डेफनेस आ जाती है, अच्छा। वो भी इसके साथ एसोसिएट होती है। मतलब कहना है कि आपके जब बच्चा ये होता है तो आपका फ़र्ज़ है कि अपने अच्छे पीडियाट्रिशियन को लाजमी दिखाएं, ताकि वो एक तो ये कि इसको लोकल देख रहा है, वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, फिर ये भी देखे कि इसका कहीं लीजन कहीं और तो नहीं है, उसको भी स्टार्टिंग से ही देख लिया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ औक़ात कुछ केसेस ऐसे भी देख रहे हैं कि जिनमें कार्डिक प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो उसको हम देख रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट तो आता ही है इसके अंदर मेरा। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये बच्चा आगे जाके प्रॉब्लम बन सकता है। बिल्कुल। और जिस मुआशरे में या हम लोग रह रहे हैं, मैं एक चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारा जो मुआशरा है उसमें अगर ऐसी कोई चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब ऐसे बच्चे हमें कहीं नज़र आते जी। हैं, आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाएं तो वहाँ इस तरह का सलूक नहीं किया जाता, पर हमारे मुल्क में ये होता है कि इस तरह के बच्चों को लोग मजाक उड़ाते हैं और उन लोगों को उसको फील करवाते हैं कि तुझ में कोई कमी है, मतलब सही। उस बच्चे को फील Psychological करवाया जाता है बिल्कुल। कि आप में कुछ कमी है, और वो बच्चा इतना परेशान हो जाता है कि आया मुझ में ये कमी है। और आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाएं तो वहाँ बड़ी केयर की जाती है और आपको इस तरह का फील नहीं करवाया जाता है, यहाँ फील करवाया जाता है। तो इसलिए जो माँ बाप अल्लाह ना करे उनके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप ये ना सोचें ये खुदा की तरफ से आया है और हमने इसी के साथ रहना है। खुदा ने वसीले दुनिया में उतारे हैं बिल्कुल। इसीलिए कि मेरे बंदों पे अगर कोई मुश्किल आई है तो वो मुश्किल आसान हो सके, तो उसके बिल्कुल। लिए आप ज़रूर दिखाएं। और मेरे हाल से उसके लिए या। बहुत कम एज में ही, जैसे ही आपको बहुत जल्दी 4 से 6 जैसे वीक ही में रिपेयर हो जाता है, हाँ वो नॉर्मल हो जाता है 4 नहीं, से कुछ 6 लोगों वीक्स का में। होता है ना कि हम लोग हाँ। क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं, हम लोग सोचते हैं कि सही। नहीं अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो 1 महीने का, अभी तो 2 महीने का, अभी से इतनी मुश्किल में अब शूज पहनेगा, अब सर्जरी होगी, तंग होगा। वो माओ का एक बहुत बड़ा अच्छा। नाजुक सा दिल होता है ना। पर कहने का मकसद है कि डॉक्टर साहब आप इस पे जरा गौर करवाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि आप डॉक्टर, आप बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि बिल्कुल। कम एज में जो इसका इलाज होगा वो कितना अच्छा होगा, और जो आगे एज बढ़ जाती है, अगर सालों पे चली जाती है, तो कितना टाइम फिर लंबा हो सकता है। देखिए, अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, हाँ। तो इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट लें, यानी इसकी फिजियोथेरेपी कराएं। वो हॉर्स इसकी फिजियोथेरेपी भी होती है। अच्छा। यानी वो बताएंगे मूवमेंट कैसे बैक करेंगे उसका ना, वो समझा देते हैं, या इदारे बने हुए हैं हमारे, हम वहाँ चले जाएं लेकर उसको, फिर वो शूज़ बना देते हैं। ये आपको फर्स्ट वीक में करना है, यानी न्यू बॉर्न बेबी के फर्स्ट वीक में ही करना है ये। ये आप जितना फर्स्ट वीक में आप बेहतर तौर पे कर लेंगे, जैसा बेहतर मैनेज हो जाएगा, इतना बच्चा बेहतरीन होता है। मैंने तो सैकड़ों केस देखे, मैं तो एक केस नहीं, सैकड़ों देखे, और माशाल्लाह सबके सब ठीक हुए हैं। ये सिर्फ वही लोग जिनको कहने के बावजूद वो अपने आप को समझते पता नहीं हमने उनको क्या कह दिया, और एक मुश्किल थी और एक और मुश्किल ये सर डाल रहे हैं हमारे, वो भाग जाते हैं, वो कहते नहीं हम नहीं करा दे। तो फिर डेफिनेटली जब वो बाद में आते हैं तो बच्चा तो डिफॉर्म हो जाता है, फिर तो आप बच्चा नहीं हो सकता वो। अच्छा, इसी तरह स्पाइना बाइफिडा था तो उसका भी ऑपरेट होता है, वो उसको भी छोड़ देते हैं, वो कि भाई ये क्या हो रहा है इनके साथ हो रहा है। तो मैं कहता हूँ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी। जहाँ आप समझदार होंगे तो बहुत बेहतर होगा। मकसद ही यही है, मकसद ही हमारा यही है कि हम अपने लोगों को मैसेज दें कि एक तो यही है, इस हवाले से नहीं बल्कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपका इमीडिएट डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। एंटीनेटल क्लिनिक, आप ये समझ लें कि जो माएँ जिनके ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में हो रहे हैं, वो ये समझ लें कि उनकी फैमिली में हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनके यहाँ भी हो सकता है, चांसेस हैं उनके। तो उनको पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से रुजू, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें, और ऐसे प्रॉब्लम जो जेनेटिक थे या फैमिली में थे वो डिस्कस करें, ताकि
के उनकी तरीक़तकार को देखते हुए डॉक्टर उनको सही एडवाइस करे। इसके अलावा अगर वो चीज़ें स्मोकिंग कर रही हैं, तंबाकू ले रही हैं, पान खा रही हैं या छालियाँ इस्तेमाल कर रही हैं या और कोई चीज़ें यूज़ करें, ताकि वो उनको गाइडलाइन दे कि बीवी ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम अपने नहीं अपने बच्चों के लिए नुकसानदेह कर रही हो। और बच्चे जो डैमेजेस होते हैं उनको लाजिम प्रॉब्लम तो होती है ना, और प्रॉब्लम इनके साथ उनको भी हो रही है। तो आप ऐसी चीज क्यों कर रहे हैं आप इनके साथ? या तो आप पे कुछ नहीं करें, प्रेगनेंसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक से बार लाइफ गुजारे हैं आपने। अगर आपको एक जिंदगी ऐसी गुजारनी है जो दूसरों को अपने आगे बढ़ाएगी, बच्चे देखिए डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट के। जब आप देख रहे हैं कि बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे बच्चों को नुकसान हो रहा है और डायरेक्ट नुकसान हो रहा है में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अगर डैमेज हो गया तो आप डॉक्टर से रुजू नहीं करती है ना, आप कहते कि नहीं हम गांव में, हर जगह डॉक्टर मौजूद है, हर जगह डॉक्टर मौजूद है। जब मैं ना बाहर के मुल्क में और भी अच्छा इलाज है, हमारे मुल्क में बेहतरीन इलाज है। जिना JPMC जिना मेडिकल सेंटर जो है हमारा, इतना बेहतरीन वहाँ पे इदारे बना हुए हैं चीज़ों के। मैं समझता हूँ पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ बच्चे आते हैं और बड़ा ट्रीटमेंट होता है, बड़ा अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि इनको हमें चाहिए कि हम इनको सबको अंडरस्टैंड करें, एक फैमिली अंडरस्टैंड करे, बच्चों को देखे। ये बच्चे कोई रिजेक्टेड बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ हो गया अब चलो इनको जो है अलग कर दो, इनको स्पेशल बच्चों में डाल दो, ऐसा नहीं है। ये बच्चे स्पेशल बच्चे भी नहीं है। IQ लेवल दिमाग के तो बिल्कुल नॉर्मल है, चलना बस सब चलने का था, वो आपने ठीक कर दिया, सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गया। वो आपने फिजियोथेरेपी से था उसको सही कर दिया। इसमें एयर का डिफरेंस था, एयर डेफनेस आई थी, कोई कार्डिक प्रॉब्लम आया था, वो आपने उसको अकॉर्डिंगली उसको डील कर लिया। मैं समझता हूँ 100% रिजल्ट आते हैं इन चीज़ों के। हमें चाहिए कि इसको गौर करें और बच्चों को, अपनी नस्ल को बचाएं। आगे जाके हमारी नस्ल बचेगी ना, सेफ होगी। फिर क्योंकि वो बच्चा जो आगे जाएगा उसको आप जब सेफ्टी करेंगे, वो बच्चा बड़ों की शादी होगी उसकी, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। वो सोचेगा मैं कि मुझे ऐसा तो नहीं है मुझे भी हो। अगर ऐसा नहीं है, आपने पहले गौर कर लिया है, आपने जो स्मोकिंग छोड़ी हुई है, आपने अच्छी डाइट रखी हुई है, आपने जेनेटिकली उसको डील कर रहे हैं, तो आपके बच्चे नॉर्मल होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रा केयरफुल तरीका है और इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने जो मतलब अपने नानी दादी और अपनी अम्मी से अगर हम लोग उस तरफ चले जाएं तो हमने ये सीखा है उन लोगों से कि वो हमें बताते थे कि अगर प्रेग्नेंट है औरत तो वो मगरिब के बाद बाहर ना जाए, अगर प्रेग्नेंट है तो वो इस टाइम ना नहाए, अगर प्रेग्नेंट है तो वो ये सारी चीज़ें ना करें। अच्छा जी, हमें उस टाइम ये सारी चीज़ें, हमें का मकसद ये नहीं है कि मैं 100 साल पुरानी हूँ, कहने का मकसद, आपको बताने का मकसद ये है कि उस टाइम आपको ये चीज़ें इसलिए समझाई जाती थी कि इस टाइम पर औरत इतनी नाजुक, इतनी सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि वो दूसरी जान को दुनिया में लेके आने वाली होती है, तो उसको इन सारी चीज़ों से बचना होता है। इसी तरह डॉक्टर साहब भी आपको समझा रहे हैं कि आपने जो है स्मोकिंग और ये छालिया पान गुटके से दूर रहना है अगर आप चाहते हैं सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चे हो। अच्छा जी, ब्रेक लूंगी एक शो पे, ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो एक नए सवाल के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी। आज हम हमारे जो हैं 3 टॉपिक हैं और पूरे शो पे हमने उसको कवर करना, वरना इसी पे डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह इतना अच्छा बोलते हैं कि इसी पे पूरे 1 घंटा वो अच्छी तरह आपको समझा सकते थे। पर डॉक्टर साहब से मैंने कहा डॉक्टर साहब आज 3 चीज़ों पर हमने ज़रूर बात करनी है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे। तो कहीं ना जाएं, देखते रहे मेरा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा। अच्छा जी, एक चीज़ मैं एक बात ज़रूर करना चाह रही हूं आपके साथ कि हमारे अगर जिन लोगों के पास गाड़ी है, जिन लोगों के पास बाइक है, जिन लोगों के घर में AC लगे हुए हैं, फ्रिज हैं, ये सारी चीज़ें हम सर्विस भी करवाते हैं। हम थोड़ी सी भी अगर हमें फ़ील होता है अच्छा जी AC की कूलिंग कम होगी, तो नहीं जी नहीं, अब जाके AC वाले को बुलाएं और चेक करवाएं। अच्छा जी, फ्रिज जो है वो सही ठंडा नहीं कर रहा, तो आपने फ्रिज वाले को बुलवा लेना है कि चेक करो आया वजह क्या है। और गाड़ी अगर थोड़ी सी मिसिंग कर रही है तो हमने फ़ौरन जाके मैकेनिक के पास खड़ी कर देनी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर हम छोटी चीज़ों को नहीं चेक करवाएंगे तो एंड ये होगा कि वो गाड़ी कभी भी बीच रास्ते में खड़ी हो जाएगी और एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि अगर मेरे सर में दर्द हुआ तो मुझे क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की, डॉक्टर की तो फीस देनी पड़ेगी और वही मेडिसिन अगर मैं खुद मेडिकल से ले आऊँगी तो मेरे पैसे तो बच जाएंगे। मैंने कितनी समझदारी की है, इतनी समझदार मैं औरत हूँ। बल्कि ये अगर आप सोचा जाए तो मैं बिल्कुल समझदार नहीं हूँ।
हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती करती हूँ, अपने साथ अपने लिए गलत कर रही होती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी तकलीफ़ें अंदर बहुत कुछ ख़राब कर रही होती है जो हमें नहीं पता होता। और एक टाइम के बाद जब हमें पता चलता है, एक बड़ा धमाका होता है कि आया हमने इतनी बड़ी बीमारी को अंदर पाल रहे थे और हमें नहीं पता था। हम अपने प्रॉपर टेस्ट नहीं करवाते, हम लोग कहते हैं नहीं हम फिट हैं, हमें क्या ज़रूरत है। हालांकि आपको अपने प्रॉपर टेस्ट भी करवाने चाहिए। इस पर भी मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब कितने अरसे के बाद हमें अपने टेस्ट करवाने चाहिए सारे, देखिए, हमें ताकि सबसे पता पहले चले। तो आपने जो बात की ये एक अच्छा मैसेज है जो आवाम तक पहुंचना चाहिए कि हम अपनी गाड़ियों को तो ठीक करा लेते हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं ठीक कराते। बिल्कुल। सबसे बड़ा ब्लेंडर यही है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अपनी मेडिसिन, आपने दर्द हुआ आपने मेडिसिन ले ली। मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनके पेट में दर्द हुआ, उन्होंने जाके गोली खा ली, 2 गोली खा ली, सिंपली इधर उधर देख लिया कर लिया। ये चीज़ें बाद में डेवलप हुई जब पता चला कि कैंसर था पेट का। एग्जैक्टली सर। डॉक्टर साहब मैं इसी पे जैसे ही आपने बात की मेरे जहन में आ गया, मेरी एक कज़न है और मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, अल्लाह ना करे किसी बहन के साथ ऐसा हो, पर अगर किसी बच्ची के इस तरह से पेट में दर्द हो रहा, मेरी कज़न को अक्सर पेट में दर्द रहता था। अच्छा 2-3 साल ये चीज़ रही तो वो हमें अक्सर एक टैबलेट जो है ना, अगर डॉक्टर ने कभी हल्के फुल्के तकलीफ में हमें वो मेडिसिन दी है, उसका मकसद नहीं है कि वो हर बार हम पे चलेगी। डॉक्टर हमारी कंडीशन देख के हमें बताता है कि आया ये टैबलेट आपने अब खानी है या अब नहीं खानी। वो वही मेडिसिन खाती रही, एंड में पता चला कि उसको कैंसर हो चुका है और उसका 3rd स्टेज है और बच्ची भी बहुत कम एज की है। तो डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? कितना यानी कितनी अहम चीज़ है ये। इसमें टोटल हमारा नेग्लिजेंस है। थोड़ा सा इसमें आप डॉक्टर का जरूर कह सकते हैं। डॉक्टर भी असल में आप लोगों के मिजाज के हिसाब से ही चलते हैं। बिल्कुल। भाई आप आए डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ, मुझे दर्द है हल्का सा। अरे बेटा वो तुम टेस्ट करा रहे हो। नहीं डॉक्टर साहब इतनी जरूरत तो नहीं है, हम कर लेंगे, अभी आपको पता है पैसों का भी मसला है ये, हम कर लेंगे। डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन दे दें थोड़ी बहुत ही। अब वो बेचारा दे रहा है फिर भी समझा रहा है कि बीबी आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं करो, मगर करते। मैंने देखे हैं इतने खूबसूरत फैमिली और कैंसर हुए हैं उन लोगों को। जब मैंने अब जैसे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द हुआ, हल्की सी गुठली आ गई, मैंने नहीं नहीं दादा आप कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बीबी ये सही नहीं है, आप जाके मैं टेस्ट लिख रहा हूँ वो करा। नहीं डॉक्टर साहब इतनी ज़रूरत क्या है, आप दवाइयाँ दे दें, आप मालूम हुआ ब्रेस्ट कैंसर हो गया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक कॉल ले ले फिर हम यहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब की सलाम हो। आपने जो इंट्रो में बारिश का कहा था ज़रा सा थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो एक बड़ा यंग सा लड़का हुसैनाबाद में करंट लगने से हलाक हो गया और उसकी यकीन करें यानी बात ये कि उसके वो हॉस्पिटल जा रहा, हॉस्पिटल में बच्चे उसका बेबी होने वाला था और यकीन करें कि 10 मिनट बाद उसका बेबी हुआ, उससे पहले वो इंतकाल कर गया लड़का। और वो क्योंकि तो पानी में करंट था। तो थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जो थोड़ा सा लोग क्या करें, किसी को पता थोड़ी करंट है, तो केएससी वालों से मेरी दरखास्त है कि भाई थोड़ा सा ख्याल करें, लोग भी जानो से की थोड़ी परवाह करें, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा दूसरे डॉक्टर साहब से आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात की, तो लिटरली ये बात बहुत बड़ी अहम है आपने की, क्योंकि ये सेल्फ मेडिकेशन सो डेंजरस प्रैक्टिस है ये। मैं जो लोग करते हैं और कुछ लोग जो आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं ना कि यार मैंने ये खाई थी तो तूने ये खा, आप ये खा लें, और वो खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये कि देखिए एक तो ये होता है कि आप वैसे करो, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो चले जाते हैं इंटरनेट पे अपनी रिसर्च करने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें निकालते हैं। अब उन्हें नहीं पता होता कि भाई इसकी बुनियाद क्या है, इसके पीछे कौन बैठा हुआ, नहीं पता होता। अब वो डॉक्टर को भी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि मेरे काफी जो डॉक्टर हैं वो आके वो इंटरनेट की रिसर्च उनको बताना शुरू करते हैं, फिर डॉक्टर मजबूरन कहता है कि भाई खुदा के लिए जो मैं कह रहा हूँ वो करो, छोड़ दो इंटरनेट की चक्करबाजी को। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि ये जो हम चले आते हैं, बहुत से लोग रिसर्च करने चले आते हैं इंटरनेट पे और फिर वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी दवाई खाएं नहीं खाएं। अच्छा दूसरा सवाल ये कि थोड़ा सा आजकल के हिसाब से कि बच्चे आजकल हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जानवरों में इन्वॉल्व होते हैं, यानी गाय बकरों में उनसे चिपक भी रहे होते हैं, उनको प्यार भी कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए अगर उनको कोई एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए हम क्या एहतियात कर सकते हैं और उसमें क्या ले सकते हैं, ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। जी डॉक्टर साहब इस सवाल के बाद हम दूसरी तरफ भी जाएंगे। जी देखिए नीम हकीम खतरा है जहाँ। हाँ ये जो हम बात करते हैं ये सब उन लोगों के लिए करते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं
मगर वो असल में अवेयरनेस उनको नहीं है, अपनी बीमारी से मुताल्लिक़ नहीं है, वो अपना शऊर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपकी अक्ल ये नहीं कहती कि आप नेट पे देख के उसका इलाज देख के खुद करने लग जाए। आपका बेहतर तरीका ये है कि वो चीज़ें आप देख रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि सर ये चीज़ें, तो उसकी जो ड्रॉबैक है चीज़ें वो आपको डॉक्टर समझाएगा। वो खुश होगा कि आपको चीज़ें पता की मगर आपने यूज़ नहीं की। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपने एक चीज़ मेरे पास लाते हैं और एक आपको चाहिए कि सर मुझे पेन किलर चाहिए, मैं ये है, मैं डिसिप्लिन यूज़ किए जा रही हूँ, तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले हम कहेंगे भी तुमने डिसिप्लिन के साइड इफेक्ट पढ़े हैं, तुम उसकी चीज़ें जानती हो, तुमने क्यों इस्तेमाल किए। चलो 1 या 2 दिन कोई बात नहीं है, आप मेरे पास आए, डॉक्टर के पास जाएं और आपको गाइड करेगा। तो ये तो बिल्कुल बात कंडेम है कि पढ़े लिखा शख्स जो है वो नेट से देख ले या किसी से सुन ले या डिस्कस करके वो खुद इस्तेमाल कर ले, ये बहुत ही ख़तरे की बात है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अभी बताया कि बारिश आ रही है, आपने करंट पर हाथ लगा, आप गए, आपकी वो एक मेडिकेशन जो है, एक ड्रग आपकी जान ले सकती है। मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, आप प्लीज़ केयर करें, आपके पेरेंट को चाहिए वो ऐसा खुद भी ना करें, अपने बच्चों को भी नहीं करने दें। नॉलेज का मतलब ये है, ये मीडिया का मतलब ये है कि आप मुझसे अंडरस्टैंड करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, ये बात है, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों में जो इधर उधर जाते हैं एलर्जिक हो जाती है, दूसरा सवाल जो था, तो वो एलर्जिक के लिए भाई आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ की एलर्जी डिफरेंट है। एक कॉमन ट्रीटमेंट ठीक है, हम दे देते हैं, स्टेरॉइड दे के कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ना जाने वो आपको एलर्जी किस तरह से हुई है, आप डॉक्टर से हर तौर पे रुजू करेंगे। अपनी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल कंडेम है, नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हम आते हैं, क्योंकि जब जो हमारा टॉपिक था उसी टॉपिक से अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पोलियो की तरफ अगर हम आते हैं। आप देखिए पोलियो पे इतनी हमारे मुल्क में इतनी अवेयरनेस अगर फैलाई भी जा रही है तो हम उसको उस तरह से नहीं ले रहे, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। हम समझते हैं कि शायद ये चीज़ जो है पता नहीं, अगर हम पोलियो के कतरे पिएंगे तो हम तो किसी और बड़ी चीज़ का शिकार हो जाएंगे, अगर लड़की पिएगी या लड़का पिएगा तो उसकी औलाद नहीं होगी। ये एक मैंने सुना है बड़ा कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में है, तो आज इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पोलियो जो है वो बच्चे जो पैदाइश के टाइम से कुछ बच्चों को पोलियो होता है, उस पर हम बात करते हैं, फिर आगे इस सिलसिले को इस तरह बढ़ाते हैं। देखिए बड़ा अच्छा एक रिलेटिव सा क्वेश्चन है, जो क्लब फूड हम बात कर रहे थे कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो उसको उसके साथ डिफॉर्मिटी हुई थी, ये और पोलियो दोनों डिफरेंट है। पोलियो पैदाइशी नहीं होता, पोलियो बाद में होता है, यानी एक्वायर्ड डिजीज होता है। ऐसे किसी जिनको प्रेग्नेंट वुमेन है या दूसरी जिनको पोलियो हो जाता है लेकिन उनके बच्चे पोलियो के साथ पैदा नहीं होते। एक तो ये बात होगी। दूसरे पोलियो एक अलग वायरस है। ये वायरस जो है ये समझ लें कंटेमिनेटेड वाटर, ये वाटर डिजीज होती है। वाटर में पानी, आपके हाथ पैर सब मिल जाते हैं। ये फेसिस जो है यानी फीकल मैटर, जो हमारा फुजला है उसके अंदर ये जरासीम पाए जाते हैं। अच्छा। और ये हर एक का नहीं है, किसी के जो इन्फेक्टेड हो जाता है। जो बंदा इन्फेक्टेड होगा उसका जो फुजला है, स्टूल है, उसमें वो एक्सक्रीट होते हैं। अच्छा। और वो जो एक्सक्रीटेड जो मटेरियल है वो पानी से मिल जाता है, वो कल के आगे जाके वाटर से मिलेगा, आपकी वाटर लाइन से मिल जाता है। अच्छा। वो वाटर लाइन जहाँ जहाँ जाएगी अब सब में पोलियो जाएगा। अच्छा। है ना, तो ये इसका स्प्रेड है, मोडा स्प्रेड है इसका। हुआ क्या था, हुआ स्टूल था। अगर वहीं के वहीं फजलों को ख़त्म कर दिया जाए, मजाक के तौर पर इनकी लाइन आपस में ना मिले तो ये एक बहुत ही सेफ हो जाता है। लेकिन चूंकि बच्चों की जो है ये ज़्यादातर बच्चों में इस हवाले से होता है कि वो बच्चों की उंगलियां वगैरह जो होती हैं वो अपने हर जगह खुजाते हैं, तो वो स्टूल से टच हो जाती हैं। ओके। वो स्टूल जो है वो अपने ही उंगलियां मुंह में ले लेता है बच्चा। ओह माय गॉड। आप देखें ना बच्चे उंगलियां लेते हैं, हम जब बच्चों को आप देखते हैं अंगूठा चूस रहे होंगे, हम मना करते हैं, लेकिन मैं कहती नहीं वो इसकी आदत है। ये आदत बहुत बुरी है। इसमें ये इन्फेक्टेड लोगों के लिए बहुत ही समझ लो कि ये मुजर है। ये जब वो एक तो ये रूट हो गया यहाँ से उसको पूछ गया, वो माँ कह रही है इसको पोलियो आया कहाँ से, भाई तुमको मालूम नहीं, तुमने क्यों अंगूठा चुसाया, तुमने क्यों उंगली मुंह में देने क्यों की उसकी। तो ये स्टूल में ये करके फिर वापस उसी में चला जाता है। हाँ। अब क्या हुआ, ये अंदर जब जाता है तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसका वायरस 3 किस्म का होता है। अच्छा। मेरा पहला होगा बल्बर होता है, ऊपर का हिस्सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, ये मसल को करता है। ये वायरस कहीं भी जाएगा न्यूरोलॉजिकली, जो हमारे एक स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कुछ सेल्स होते हैं, एंटेरियन हॉर्न सेल कहलाते हैं, वो वहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है। अब वो फाइबर कहाँ जाएंगे, ये बाज़ एसिमेट्रिकल भी होता है, यानी एक साइड भी इन्वॉल्व कर दिया, बाईलेटरल दोनों साइड भी इन्वॉल्व कर सकता है ये।
तो इतना डेंजरस ये वायरस है। अच्छा, इसकी जो डैमेज करता है ये परमानेंट डैमेज करता है। अगर एक मर्तबा वायरस किसी को हो गया पोलियो का, ये उसको डैमेज किया, अब वो सही नहीं हो सकता। आप ये देखें, कलर फूड में क्या था, वो रिपेयर हो गया, हाँ, सर्जरी हो गई, हाँ, ये रिपेयरेबल नहीं है, ये नहीं है, ये अनट्रीटेड है। ये आपका हर शोर में ये ट्रीट होगा, ये इसका कोई क्योर नहीं है, कोई अच्छा बढ़ने के इलाज नहीं है। चांसेस भी हैं इसके। एक मर्तबा खत्म हो गया, डैमेज हो गया। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि एक दफा अटैक किया फिर उसने दूसरा अटैक किया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक दफा एक लाइन पूरी जो है नर्व्स की, उसको इन्वॉल्व करके उसको डैमेज कर देगा वो। तो ये कितना डेंजरस हो जाता है। मलबर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का हो गया, दोनों कंबाइन हो गए आपके, इसमें मसल इन्वॉल्व होते हैं। अब पोलियो का नया नाम आ गया, मसल जब होती है ना, रिसर्च हुई ना, इसको कहने लगे एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस। अच्छा, फ्लैसिड माइलाइटिस मतलब ये हुआ कि जो मसल थे आपके वो पैरालाइज हो गए, खत्म हो गया, डेड हो गए वो आपके। अब ये खुद सोचो कि एक चीज़ की गफलत से आपका बच्चे का एक पैर है बिल्कुल डैमेज हो गया, या दोनों पैर थे, या डेथ हो गई, डेथ हो जाती है। ये जो ऊपर मैंने पहली किस्म बताई थी बहुत डेंजरस थी ये। अच्छा, अब वो आजकल इतना नहीं पाई जाती। अच्छा। 1899 यानी अभी तो 1999 में ये आखिरी इसका केस देखा गया था, फिर वो ख़त्म हुआ है ना। उसमें भी काफ़ी केस थे, वो डेथ हो गई। अब सेकंड टाइप 2 जो आ रही है वो ज़्यादा है। यानी हमारे पास जो है जो पैरों के लेग हैं, लेग जो नीचे वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, एसिमेट्रिक हुआ, एक पैर होगा। आप देखा पोलियो का बंदा जो है बड़ा भी हो रहा, रिगड़ के चल रहा है, एक पैर एक लेंथ जो है उसके वर्किंग नहीं करती है, लेंथ वाइज वो छोटी हो जाती है थोड़ी सी जब में। तो ये हमारे यहाँ पोलियो का बहुत ही डेंजरस पीरियड है। हमें हर सूरत में पोलियो की इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी वैक्सीन है। अच्छा, इसकी वैक्सीन लाजमी सबको लगानी है। बिल्कुल। आज हम बिल्कुल। इसी पे इसलिए Yeah. बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये स्टार्ट में ये बात की और इस वजह से की कि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि नहीं 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 ये तो लगवानी नहीं है, बिल्कुल ये तो बे औलादी हो जाएगी, बिल्कुल बच्चे नहीं होंगे। क्यों बीबी, हम सब ने भी लगवाई है, आपने भी लगवाई होगी, हुए ना बच्चे। ये सारी बातें हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमें सेहतमंद हम ना रह सकें। ये एक पूरी एक ऐसी कहते हैं ना, पूरी एक जाल बिछाया गया है कि हमारी हुकूमत हमें अगर बचा रही है, क्योंकि कहते हैं ना, अभी जैसे आगे भी मैं एक टॉपिक पे बात करूंगी, सिर्फ मैं अभी हल्की सी बात कर रही हूँ, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। अब जिस तरह से कोरोना का आया, आप देखें हमारी हुकूमत हमें बचा रही है, वो लॉकडाउन भी कर रही है, वो वैक्सीन पे भी बात कर रही है कि आप लगवाएं। तो इसी तरह ये एक ऐसी चीज है जो माजूरी की तरफ चली जाती है। तो हम लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए, ये फजूल बातों को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगी, ये बच्चों का तो समझ आ गया कि छोटी एज में हो जाते हैं, कुछ लोग जैसे जवान या एक बड़ी एज में भी जाके जवानी की एज में भी पोलियो का अटैक हो सकता है? बिल्कुल, क्या ऐसा भी है? बिल्कुल हो सकता है। ये 2 किस्में हैं इसकी। अच्छा। एक वही किस्म जो शुरू में हुई थी, वो डोरमेंट में इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में मौजूद हुई, या वो इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी मौजूद हुई, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहलाती है। ये जो सिंड्रोम है, ये जो वायरस था, ये जो शुरू में गया था, ये इनएक्टिवेट था। आइंदा उसको 15 से 20 साल लगते हैं एक्टिव होने के लिए। अच्छा। यही वायरस जो शुरू में गया था, बाद औक़ात ये 15-20 साल तक बॉडी में पड़ा रहता है ये। अच्छा। फिर ये एक्टिवेट होता है 30 और 35 और 40 साल की उम्र में। ये वही होता है वायरस जो दोबारा अटैक करता है। अब अगर वो अटैक प्रेग्नेंट लेडी में आ गया तो प्रेग्नेंट लेडी की प्रॉब्लम बनेगी। अगर वो वैसे बड़े एज में एडल्ट में आ गया तो वो उसमें प्रॉब्लम बनेगी। तो ये जो वैक्सीन है, ये ही प्रिवेंशन है इसकी। आप इसको शुरू में या हर स्टेज पे, या आपने समझ रहे हैं कि आपको कोई डाउटफुल है, तो आप बड़े लोगों को भी लगा सकते हैं। आप इन्हें 30 और 40 साल की उम्र के लोगों को भी लगा दें, अगर ये कंफर्म हो कि इसको वायरस नहीं हुआ, इसने कहीं वैक्सीन नहीं लगाई है, तो ये लगा सकते हैं ये। वरना ये बच्चे जो सबसे जो पीक लेवल है वो अबव 5 ईयर्स है बच्चों का। अच्छा। बच्चों जो 5 साल के, जो 15 साल तक के बच्चे हैं, ये पीक लेवल है। इनको बहुत ही वोरुलेंट, ये सख्त किस्म का, ये किलर किस्म का ये पोलियो वायरस है ये, जो जाके लगता है बच्चों को। और इसमें मैंने बताया कि जो मलबर टाइप की है और वो स्माइलर टाइप की है, ये इतनी डेंजरस होती है कि पैरालिसिस करता है और सडन डेथ कर देता है।
पहले 200 बच्चों में एक में हो रहा था ये, अब ये कि रेशो कम हुआ है सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से। मैं चाहता हूँ कि ये हर एक को वैक्सीन लगाएं। हमारे यहाँ मुल्क में भी फेक कंपेन चल रही है, 2 अगस्त से 8 अगस्त तक जाएगी। हर बच्चे को, बड़े को, जो भी वो जिसको कह रहे हैं, लाजमी लगाएं। अगर ये आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये चांसेस इसके मौजूद होंगे, आज नहीं तो 15 साल बाद, 20 साल बाद ये पेड़ हो जाएगा, फिर डैमेज करेगा। तो इससे बेहतर है कि हम इससे बचें। वैक्सीन लगाना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी से जॉब है। हर बच्चों को वैक्सीन लगाएं। जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन आई हुई है, कोविड-19 की, उसकी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये पोलियो की वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है, हम सबको लगानी चाहिए। ठीक है जी, आपको डेट डॉक्टर साहब ने बता दी है। तो जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, हमारे शो पे आज बात करने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये जो फजूल की बातें हम सोशल मीडिया पे और आस पड़ोस से सुनते रहते हैं, ये सिर्फ बातें हैं। इस वजह से कहते हैं ना, वालिदैन के लिए अपनी औलाद जो है वो सबसे पहले है और उसकी सेहत सबसे पहले है। तो जो माँ बाप अगर इस तरह की बात सुन के अपने बच्चों को बचा रहे थे कि नहीं आया कोई मसला ना हो जाए, तो आज वो हमारा शो देख के ये यकीन ज़रूर कर लें कि आज के शो का मकसद ये है कि सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चे हों और हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। साथ साथ ब्रेक लूँगी। ब्रेक पे जाते वक्त मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँगी कि जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो डॉक्टर साहब मैंने आज किस टॉपिक पर बात करनी है। आज मेरे पीछे एक ट्रेन लगी हुई है और मैं कह रही हूँ आज सारी बातें मैं एक ही शो पर कर लूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, ये आज सारी चीज़ें डिस्कस हो जानी चाहिए। अच्छा जी, कोविड-19 जैसे कि आपको पता है, कोरोना हमारे पास जब आया और वो ऐसा आया, हमारे पास क्या पूरी दुनिया में जब आया तो ये तैयारी किसी के पास नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि एक ऐसी चीज़ आएगी जो हम सबको हिला के रख देगी और हम संभल नहीं पाएंगे। आप यकीन करें कि अभी तक उस तरह से संभल ही नहीं पाए। और हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, हम लोगों ने लोगों को कह दिया कि आप जो है दूर दूर रहें, मास्क लगाएं, ये सारी चीज़ें करें। हमने सारी चीज़ें करके देख ली। एंड क्या हुआ कि वैक्सीन आई कि हम लोग वैक्सीन लगवाएं। ठीक है जी, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उठना शुरू हो गई। बड़े लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। हम पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, मैं अपने पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, पर माजरत के साथ उन चंद लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो सोशल मीडिया पर ये बात करते हैं कि 2 साल के बाद आपकी तैयारी, आपने चले जाना है। अफसोस की बात है कि आपकी एक इस तरह की बेवकूफ़ाना बात की वजह से कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे और वो अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। खुदारा इस चीज़ को मजाक मत बनवाएं और ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है हम लोगों पे। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं सब ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। ब्रेक से आके मैं बात करूँगी कि एक कोरोना जो है वो फिर एक शक्ल अलग इख्तियार करके आया है और बहुत ख़तरनाक तरीके से आया है, जिसका नाम है जी डेल्टा कोविड-19। तो हम ये पूछेंगे डेल्टा में क्या होता है और ये कितना, मतलब ये उससे कितना गुना ज़्यादा ख़तरनाक हो के आया है और हम इसको किस तरह से फेस कर सकते हैं और हमें अब क्या करना चाहिए। ठीक है जी, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। तो कहीं ना जाएं, लेते हैं, अभी हम शो पे ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। ब्रेक पे जाते वक्त जैसे कि मैंने आपको कहा, अच्छा मेरी कोशिश थी कि आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है, डॉक्टर साहब और मेरी दोनों की कोशिश थी कि आज तो पूरे सेगमेंट पे हमने सारी बातें कर ही लेनी है और मैंने तो आज इतनी जल्दी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांस भी नहीं ले रही और अब मैं सांस ले लेती हूँ। और अच्छा जी, डेल्टा जो कोरोना बदल के एक शक्ल आया और बड़ी ख़तरनाक शक्ल में आया है। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि आया मुझे ये बताया जाए कि सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करूंगी और उसके बाद मैं सारी चीज़ों की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अब जो कोरोना डेल्टा, ये एक नया नाम और नए असरात और नए उसके साथ आया है, मुझे ये बताएं ये वैक्सीन इसके लिए भी है? बहुत आला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, शुरू में जब हमने डिस्कशन किया था, कुछ मैंने चैनल में बताया था कि ये जो वायरस आया है, ये कोविड-19 है, इसकी 4 किस्में थी। मतलब एक थी अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा।
अब इसको डेल्टा तक पहुंचना था। अच्छा, ये तकरीबन अबाउट 2 इयर्स में ये डेल्टा पे आ गया। अब इसके बाद इसकी कोई किस्म नहीं है, ठीक है। ये सबसे लास्ट है। ये अच्छा, लास्ट है ये। यही सबसे डेंजरस है। ये वेव्स में थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि ये वेव्स के हवाले से इनके नाम क्यों दिए गए, तो ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन ये वायरस कोविड-19 ही है, इसकी 4 टाइप्स थी जो अब चौथी ये आ रही है। ये डेल्टा टाइप जो ये सबसे डेंजरस है, इसको ब्लैक वायरस कोरोना वायरस भी कहते हैं। ये ज़्यादा इसकी जो मदार है वो भारत में पाई जाए। आपने देखा भारत में सडन डेथ हो रही है। इसकी जो सिम्टम सबसे जो अहम है साइन सिम्टम वो ये कि इसमें कोई बुखार नहीं हो रहा, कोई खांसी नहीं हो रही। अच्छा, हाँ, इसमें कुछ भी नहीं हो, खाली सांस हो रही है। सांस की प्रॉब्लम होगी, डिजनिंग होगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वायरस डायरेक्ट गया नाक के थ्रू जाएगा ड्रॉपलेट से और डायरेक्ट लंग्स में चला गया। मतलब आज का हाँ। शो आप जरूर गौर से देखें और इस टाइम जो डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं उसको तो बड़े गौर से सुने, क्योंकि हम लोगों के जहनों में यही बसा हुआ है कि बुखार तो लाजमी है कि बुखार तो होगा, पर अब बुखार नहीं होगा। नहीं होगा कोई। अच्छा, खांसी भी नहीं होगी। अच्छा, कोई गले में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अब अब इसमें जो नाक के थ्रू गया था, तो हमें क्या होता था कि आपने जब ये पीसीआर हम जब कर रहे थे तो वो नाक से स्वाब ले रहे थे ना नेसोफेरिंक्स से। इसमें भी इसमें लेने की जरूरत नहीं, ये तो रुका ही नहीं था, रुका ही नहीं, ये तो डायरेक्ट चला गया। अब इसमें जो रिजल्ट आएंगे पीसीआर के फॉल्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी अब वो रेशू नहीं रहा। अब आपको वही होगा वायरस कोरोना वायरस, जो एंटी एलर्जिक टेस्ट आप करेंगे या लंग से डायरेक्ट कुछ टिश्यू लेके किया जाएगा या एक्सरे से कुछ पता चल जाएगा। ये वायरस जो है ऐसा वायरस हुआ डेंजर कि ये लंग्स में गया, आपको सडनली जो है वो सांस में ब्रेथलेसनेस होगी, आपकी डिजनी होगा, आप जब तक हॉस्पिटल पहुंचेंगे आपकी डेथ। यानी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतना रैपिडली और एक्सट्रीमली ये जो है वो बोरुलेंट वायरस है ये कि सडन डेथ कर रही है। ओहो। तो हमें फौरी तौर पे अपनी इमरजेंसी कैजुअलिटी हर वक्त तैयार रखनी चाहिए। आप सांस को आप रखें, अगर प्रीवियसली कोई आपको सांस का अटैक नहीं है, यानी अस्थमा नहीं है, पुरानी कोई एलर्जिक नहीं है, कोई डिजीज आपको नमूनिक पहले का नहीं है, तो अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, एज कोई भी हो, एज कोई भी, बड़ा छोटा कोई भी एज हो, तो आप फौरी तौर पर फौरन रश करें आप डॉक्टर के पास। और पहली चीज की इंडिकेशन जो इसकी ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आप अपने आप को प्रिपेयर रखें ताकि ऑक्सीजन आपको लगाए। इसमें थोड़ी मोड़ी चीज़ें, लिथार्जी, सुस्ती, वो तो चीज़ें होती हैं, सर में दर्द, हल्का फुल्का हो रहा है, वो तो अपनी चीज़ें होंगी वायरस के हिसाब से, वो तो हर चीज़ में। लेकिन इसकी भी बड़ी वजह वही इम्यूनिटी है। आपका डिफेंस मैकेनिज्म वीक था तो आपको आया ये, 4 लोग दूसरे थे उनको नहीं गया ये, है ना। अच्छा, अब जो वो चीज़ जो फैलने का तरीका था वो हाथ मिलाना, वो नहीं है। ओह माय गॉड। अब ये दूर से फैला पड़े। अब ये पहले 1 फीट था, ये 2 फीट से आता है। पहले हमने 1 से 1.5 फीट रखा हुआ था, ये 2 फीट से आपको कैच कर लेता है। ओह माय गॉड। हाँ, यानी अब आपको क्राउड नहीं रखना, आपको डिस्टेंस लाजमी रखना है। लाजमी रखना है लाजमी तो, डिस्टेंस रखना है। आपने हाथ पैर वॉश जरूर रखने हैं। अब ये वायरस ये पहले जो होता था 72 वाट था, अब 3 से 7 दिन तक यहाँ चुपका रहेगा ये। ओ मेरे अल्लाह। अब आपने वॉश नहीं किया, ये यहीं से लग गया दूसरे को। तो ये डेल्टा वायरस ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन हर चीज़ की देखिए इलाज मौजूद है। इलाज ये होगा कि ये कॉज कर देता है नमूनिया, तो अब नमूनिया को हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है, गुड लक ये हुआ कि जब ये डेल्टा आया तो वैक्सीन आ चुकी थी। आ चुकी थी, ये तो बिल्कुल। मैं कहता हूँ गॉड ब्लेस है हम पे। ये गॉड ब्लेस हम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मेरा यही एक मैसेज है पोलियो के हवाले से और कोविड-19 के हवाले से, फौरी तौर पे अपने करीबी सेंटर में जाएं, वहाँ से अपने वैक्सीन लगवाएं। 1166 ये इसका कोड नंबर है। आप इस पर अपना मैसेज दें, अपना NIC भेजें, इस पर आपका कोड नंबर का जगह का आ जाएगा, प्लेस कहाँ से लगवानी है। आप अपने रिलेटिव के सेंटर पर जाके बड़े आराम से जाके आपका नंबर होगा, कोड आपका नंबर दिया होगा, कोई लाइनें नहीं है, इतनी नहीं है, आप फौरी तौर पे चेकअप करा के अपना वैक्सीन लगवाएं। ये बेहतरीन काम है, ये दोनों का है। पोलियो वाले आ रहे हैं घर पे, पोलियो की वैक्सीन लगाएं। ये इस वक्त वैक्सीन ही सब कुछ है, हमारा इलाज की नहीं है इतना ना। देखिए पोलियो का कोई इलाज नहीं, कोविड-19 हो गया तो अब अल्लाह पे भरोसा है, ऑक्सीजन लग रही है वरना गए खत्म। अगर वैक्सीन लगी होगी तो आप उसमें तो बिल्कुल समझ लो कि 100% आप क्योर हो गए पोलियो में। इसमें भी आप मोर देन 90% क्योर हैं आप। इसके डोजेज हैं, पोलियो में 4 डोजेज होती हैं, इसमें 2 डोजेज हैं आपकी, वो दोनों लगाएं। आप क्या, आपका डॉक्टर आपको गाइडलाइन दे रहा है, आप ये लगाएं। अगर आप ये नहीं करेंगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने एक वैक्सीन लगाई अब आपको ये नहीं हो सकता।
दो जिसकी पूरी वैक्सीन है उसके चांसेस बिल्कुल कम है कि ये री-अटैक होगा। आपका इसके साथ साथ अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, अपनी जो है आपकी जो रोज़मर्रा की डाइट लाइफ है, आपको एक्सरसाइज करना है, डाइट को आपको देखना है, आपने अपने जिस्म को मोटापा नहीं अच्छा होने डॉक्टर देना साहब, फूड ये किस वो तरह से सब हमें चीज़ें क्या हैं। क्या लेना चाहिए? ज़्यादा हमें फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, या किन चीज़ों से हमें इस टाइम थोड़ा सा परहेज करना चाहिए? सही वो थोड़ा सा अगर देखिए आप बता दें। हमें पहले हमने कहा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए कुछ चीज़ें विटामिन हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन कैल्शियम, इसी तरह की ये चीज़ें ये हेल्पफुल होती हैं। अब जिनमें ये चीज़ें पाई जाएंगी, जैसे विटामिन सी की गोलियां होती थी, हाँ, ठीक ना, च्यूएबल हैं गोलियां, वो ले लें। कैल्सी है आपके पास टाइप की, ये तो मैं वो ले रहा हूँ जिसमें कैल्शियम वगैरह मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, समझे, ये चीज़ें आप लें। और बाकायदा टैबलेट है, मेडिसिन है, एक डिजोल्वेबल टैबलेट से आती हैं। अच्छा विटामिन सी ऑरेंज आ गए थे पहले, अब तो इस मौसम में ऑरेंज ख़त्म हो गए, ऑरेंज आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकती थी। आप बहुत सी चीज़ें हैं, इसी तरह पीच आप यूज़ करेंगे आप, समझे, इसी तरह आप खजूर इस्तेमाल कर सकती हैं, ये जो बहुत इफेक्टिव होती है वो खजूर। इसी तरह आप जो है ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, ब्रेन की इम्यूनिटी, ब्रेन की टॉनिक बढ़ाएंगे, ब्रेन की पावर बढ़ाएंगी, बॉडी की आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे आप। और इसके साथ एक्सरसाइज लाजमी है, लाजमी एक्सरसाइज है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन हैं, जो मैंने जिक्र किया, ये आप लाजमी विटामिन लें, घर में लें, इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, वैक्सीन के साथ लें। और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, गले में दर्द हो रहा है आपको, जिस्म में दर्द हो रहा है, आप वही कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें कि ये क्यों हो रहा है। भाई मौसमी असरात हैं, बारिश है, बारिश में सैकड़ों बीमारियाँ हैं, वो उसमें डेवलप हो सकती है, आप उसको सेव करें, अपने डॉक्टर से बात करें, वो आपका विटामिन बताएगा, आपको एंटीबायोटिक के अपने तौर पे देगा, जो भी देखेगा आगे जो सूटेबल होगी। इसी तरह के कोई ऐसी ड्रग्स होते हैं कि जो आपके टॉलरेंस पावर बढ़ाती हैं, वो आपको सजेस्ट करेगा। आपके चीज़ें जो हैं, आपके हल गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, क्राउड नहीं होना चाहिए। ये गंदगी से भी फैलती हैं चीज़ें। अच्छा। ये जरासीम वायरस जो है एक दूसरे को लग जाते हैं। देखिए पोलियो तो प्योर गंदगी की बीमारी है। जहाँ सेवरेज सिस्टम सही नहीं होगा, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा, वहाँ हर जगह चांस होगा पोलियो का, कि कहीं ना कहीं से पानी आके ना मिल गया हो कहीं इसके साथ, वो पानी हम तक पहुँच जाता है समय, तो ये पोलियो भी डेवलप हो जाते हैं। फिर वाटर की इसके साथ बहुत सी डिजीज़ है, ये दो तो मैंने डिजीज़ की ना। वाटर के डिजीज में टाइफाइड है, सबसे कॉमन है, गैस्ट्रो है, रोटा वायरस है, कितनी चीज़ें। पर डॉक्टर साहब अगर बात मैं करूं और मैं अगर ना करूं तो फिर वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, पर करनी तो पड़ेगी कि जो हम तो अपने घर में बड़ी कोशिश करके साफ़ सुथरा पानी अरेंज कर लेंगे, पर जहाँ से पानी हमारे पास आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, अगर उस पर भी किसी दिन हम ज़रूर नज़र डालेंगे। पर इसलिए ये मैंने बात की है कि हम तो कोशिश करेंगे सफाई से सारी चीज़ें हों, पर कुछ जो है वो उन जो लोग उस ओहदों पे हैं, और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि हम तक साफ़ पानी ज़रूर पहुँचे, और ये हमारा हक है, और इस पर मैं बात ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात आती है तो मैं बिला झिझक कर लेती हूँ। बाद में मुझे ज़रूर होता है कि इतना ज़्यादा नहीं बोलना था, पर मुझे लगता है कि ज़रूर हक की बात करनी चाहिए, और मैं कर देती हूँ, क्योंकि हमारा हक है, हमें साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए। और बीमारियाँ जो है 90% 98% मैं तो कहती हूँ कि पानी से बीमारियाँ होती हैं। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? बहुत उम्दा बात है ये सारे बात जो हमारे कॉन्शियस लेवल की, हमारी ज़मीर की है। असल में ये सियासत जो है ना, ये कुछ अजीब व गरीब है। हमारे मुल्क की सियासत की बात कर रहा हूँ। देखिए जिस मुल्क में भी सियासत है, अगर उनको एक दफ़ा इख्तियार मिल जाता है तो वो काम करते हैं। बिल्कुल। हमारे मुल्क में काम नहीं करते, पता नहीं क्या है, उनकी जेबें भरते हैं, क्या है, पैसा लाके बहुत लोग अपने पास, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा, इसके बावजूद काम नहीं होता। पानी साफ करना कोई, मैं समझता हूँ कोई बड़ा काम है ही नहीं, सिर्फ आपने चेक एंड बैलेंस करना है। जहाँ से सप्लाई आई है, आप उसको एक आदमी खड़ा कर दो, उसको देखो ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कोई मिल तो नहीं रही है, बीच में कोई माफिया इन्वॉल्व है, लाजिम वाटर माफिया है, आप उसको दूर रखें, समझे ना, आप उससे क्यों इंप्रेस हो रहे हैं। वहाँ से सप्लाई हुई, आपके नलकों में पानी आ गया, साफ़ सुथरा पानी आ गया, नाली साफ़ होनी चाहिए, नल के आपके नाले साफ़ होने चाहिए। हमारे यहाँ होता उल्टा है, पानी आया बंद हो गया, वहीं से माफिया को चला गया। अब वो ट्रक के ट्रक जाके जा रहे हैं, पूरे टैंकर जा रहे हैं, सप्लाई हो रही है। अच्छा फिर उनको भी चेक नहीं कर रहे कि ये टैंकर का पानी कैसा गया, यहाँ से तो गया था, आगे कुछ मिलाया इन्होंने, ये बीमारियां फैला रहे हैं। टैंकर इनके, आपने कभी मुझे बता दे कोई बंदा कि टैंकर को अंदर से किसी ने चेक किया? कभी भी नहीं किया होगा।
कितनी उसमें क्या कुछ नहीं है। मैंने एक दफ़ा चेक कराया, मेरे घर में सप्लाई जब हुई, मैंने लड़के से कहा यार ऊपर से चेक करो अंदर क्या है इसके। जब वो खाली हुआ तो इतनी स्मेल थी, मैंने कहा ये तुमने पानी दिया है हमको, है ना। मैंने कहा वापस करो, नहीं लेता हूँ ये पानी। यार ये सब कुछ क्या है, यानी 1 to 1 to all सारे टावा बिगड़ा हुआ है सब में ना। हमारे पास जमीन कहाँ चले गए हमारे, हालांकि पैसा सबको मिल रहा है, सबको मिल सब रहा खा पी रहे हैं, मगर तरीके से नहीं है। मैं समझता हूँ अगर ये हम अपने अपने जिम्मेदारियाँ पूरी करें, अपने अपनी सतह पे हुकूमत अगर ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत करे, हम और आपके लिए माफिया करे, तो हमारा मुल्क कितना गुलो गुलजार बन जाएगा, बिल्कुल हर जी। तरह की हर चीज़ मिलेगी, सेहतमंद माशरा डेवलप हो जाएगा। या डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे तशरीफ लेके आए। अभी तक इस सेगमेंट का टाइम क्योंकि हो चुका है बिल्कुल ख़त्म और दूसरे गेस्ट हमारे आ चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत मज़ा आया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मुझे भी मिली और मेरे देखने वालों को भी यकीनन उनको भी काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी। और हमारी कोशिश भी यही होती है और मेरे प्रोग्राम का जो एक मेन मकसद है वो यही है कि आप लोगों तक एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी पहुँच जाए और जो चीज़ें आपको नहीं पता वो हमारे शो से आपको पता चल जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर तशरीफ लेके आए। अच्छा जी नाजरीन, अब जो है हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, पर ब्रेक की तरफ जाते जाते जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ज़रूर, बिल्कुल आप पैसा खाएं, मसला ही नहीं है, आप पैसा खाएं पर खुदारा काम करें। हमें हमारा पाकिस्तान साफ़ सुथरा तरक्की करता हुआ पाकिस्तान चाहिए, जो हमारा हक है। ये पाकिस्तान सिर्फ आपका नहीं है, पाकिस्तान हम सब का है और हम सब का हक है कि कहीं अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम ज़रूर बोलें और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर बोलूँ। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।